सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पाकिस्तान में सियासत में कभी तो ऐसे लगता है कि शायद हलचल कुछ रुक सी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब केस था आर्मी चीफ की तौसीह का, उसके बाद लगा कि शायद अब मामलात कुछ थम कर चलेंगे, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ हलचल कम होगी, कुछ इस्तेहकाम होगा पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? एक दफ़ा फिर कुछ भौचाल सी की कैफियत है। यही समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन का क्या करना है। क्या इसकी वजह यह है कि अब इलेक्शन कमीशन में 3 बड़ी पार्टियां पेश हो रही हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है फॉरेन फंडिंग के बारे में। क्या अब सभी को एतराज़ हो गया है इलेक्शन कमीशन पर और अभी तक नाम नहीं दिए जा रहे? आज कहा गया था कि आज तक नाम सामने आ जाएंगे, मगर नाम सामने नहीं आ सके। शहबाज शरीफ साहब भी बड़े नाराज हैं कि उनकी सारी जायदादें क्यों मुंजमद कर दी गई। कह रहे हैं कि हुकूमत और नैब का एक गठजोड़ है, लेकिन साथ ही उन्होंने हंगामी इजलास बुला लिया है। आर्मी एक्ट के हवाले से उस पर बात होगी, इलेक्शन कमीशन पर भी बात होगी। तो अब शहबाज शरीफ साहब डोरें हिला रहे हैं नून लीग की, यानी मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा अब खामोशी है। तो आगे होगा क्या? फिर एक पेश गोई जो यहां पर होती रही, खासतौर पर असद खरल साहब यानी हफ्तों से बात कर रहे हैं कि जरदारी साहब के साथ भी वही होगा जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। तो अब लगता है कि एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और उसके बाद शेख रशीद साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अगर मुजरिम को लंदन जाने की इजाज़त मिल सकती है तो फिर आसिफ अली जरदारी तो सिर्फ एक मुलजिम है, तो उसको इजाज़त क्यों नहीं मिल सकती? फिर उनके साथ भी क्या यही सलूक होना चाहिए? मगर इस सब में परवेज़ मुशर्रफ साहब का क्या होगा? क्या उनके साथ भी वही सलूक नहीं होना चाहिए? उसी तरह की सहूलतें उनको नहीं मिलनी चाहिए जिस तरह की मियां नवाज शरीफ साहब को, या अब लगता है कि जरदारी साहब को मिलेंगी? इस सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। खरल साहब, देखिए, मैंने प्रोग्राम से पहले ही आपसे गिला कर दिया था कि आप तो कहते रहे, मैं भी कहता रहा, बाबर साहब भी गिनाते रहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, उनकी जायदादें मुंजमद होने की हमने खबरें दी, वो टीटियाँ, वो बाहर उन्होंने जाकर सू करना था वो नहीं किया। लेकिन वो तो बड़े मजलूम निकले हैं। आज उन्होंने, आपने देखा, उन्होंने 1 घंटा, मेरा ख्याल है शायद इससे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें तो उन्होंने कहा कि ये सारे हुकूमत का किया धरा है। वो आशियाना में देखिए मैं फिर सुरखरू हो गया। अब तो उन्होंने इजलास बुला लिया है सारा, और अब तो लग रहा है कि वो कहेंगे कि जनाब हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं, लिहाजा अब हमारी बात मानी जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन का मामला हो, चाहे आर्मी एक्ट का मामला हो। उसामा साहब, यही उनका वतीरा है शहबाज शरीफ साहब का, और यही एक परेशानी की बात भी है कि एक ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसके ऊपर वही जुडिशरी जिसके ऊपर वो बाइस होने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, वही जुडिशरी जिनके ऊपर बाइस होने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं और बुत और पता नहीं क्या क्या उनको कहते हैं, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा है शाना इकबाल जो केस है उसमें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने, आपको पता, रिमार्क्स उनके सामने जिसकी बेस पे वो खेल रहे हैं सारा खेल जी। और उसी में फवाद हसन फवाद को जब उन्होंने बताया कि आपके तो 95 में कितने एसेट्स थे, 26 लाख, तो उन्होंने कहा ये अरबों रुपए का प्लाजा कैसे आ गया? तो साथ ही बेल वापस ले ली उन्होंने एप्लीकेशन। तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इन्होंने अच्छे बच्चे का किरदार अदा किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह मामला भांग लेते हैं और उन्होंने उस वक्त मामला भांपा और उसको स्मेल कर गए। अब ये जो मामला शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो तो बड़े मासूम है, ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं उसामा साहब, इसमें डेवलपमेंट हो रही। एक है आर्मी एक्ट के हवाले से जिसके लिए सादा अक्सरियत है। अब कैसी अपोजिशन के लिए बदकिस्मती है कि कोई भी जितने भी उनके लिए खुशखबरी होती है थोड़ी देर के लिए उसामा साहब आप उनका मज़ा ही किरकिरा कर देते हैं। वो आर्मी एक्ट के हवाले से जो अमेंडमेंट है उसके लिए सादा अक्सरियत चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही सादा अक्सरियत चाहिए जी, और 6 महीने का टाइम है। नहीं तो फिर हुकूमत सुन तो ले। अब वो बेचारे, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब वो एक आई वॉच कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं, जिस तरह एहसन इकबाल साहब की आपने कल स्पीच भी सुनी कि ये जो इमरान खान साहब हैं ये नहीं होने दे रहे, ये आईनी तरमीम नहीं होने दे रहे और ये नहीं चाहते हो, अपोजिशन करना चाहती है, ये इनका बिहेवियर एटीट्यूड है, और साथ मुकदमात और करप्शन और इंतकामी कार्रवाई और नैब। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि नैब जो है उनके साथ जनाब ये इसका पपट है हुकूमत का, अगर ये मान लिया जाए बात, उसके जरिए मामलात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर नैब हुकूमत का पपट हो
तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो अभी बहुत सारी इंक्वायरीज पेंडिंग है, मामलात इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, रेफरेंस फाइल होने हैं, वो बाहर चले गए। नैब ने या हुकूमत ने तो कोई अपोज नहीं किया, ना तो वो बीमार थे, ना कोई ऐसा उन्होंने कोई जवाब बनाया, वैसे ही चले गए। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अब क्या किया है कि जो 5 लोगों को हंगामी इजलास बुला लिया, ख्वाजा आसिफ पहुंच जाए, मरियम औरंगजेब पहुंच जाए, उसके बाद रियाज सादिक पहुंच जाए, राना तनवीर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन उनकी अदम मौजूदगी में बन गए वो पहुंच जाए, एहसन इकबाल साहब पहुंचे, उनको बुला लिया हंगामी बुनियाद। अच्छा, इस पर ना अच्छा साथ दूसरी साथ इसी तरह स्पीकर असद कैसर साहब ने अब डेवलपमेंट होते हैं, उन्होंने 4 लोगों के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए और एक के नहीं किए। इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। कौमी असम्बली के इजलास में शाहिद खान अब्बासी नैब के मुलजम है, उनका उन्होंने बुलाया। फिर उसके बाद प्रोडक्शन जरदारी साहब के हवाले से ख्वाजा साद रफीक नैब के मुलजम है, खुर्शीद शाह नैब, 4 के बुलाए, प्रोडक्शन आर्डर जारी किए। अब राना सनाउल्लाह के ऊपर ये शोर मचाएंगे। भाई जो मनशियात का जो मुलजम होता है, जिसके ऊपर 9C का पर्चा होता है, वो एक डिफरेंट केस है। उसके लिए ये उस प्रोडक्शन आर्डर उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे बंदे के देखें उसके एसेट्स फ्रीज हुए, राना सनाउल्लाह की तमाम असासे मुजमद हुए, राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक असासाजात नजायज असासे बनाने का केस कल नैब ने अथोराइज किया जी। राना सनाउल्लाह का केस देखें, फिर B और C के मामले में आप देखें, राना सनाउल्लाह को डोगर साहब इसमें बताएंगे उनको वो क्लास नहीं मिल सकती और नहीं मिली। और हालांकि उन्होंने के अपने लगाए हुए IG साहब थे, लेकिन वो बेबस थे क्योंकि 5 करोड़ वाला जो उससे ज्यादा खरल साहब फाइलर और जो मुख्तलिफ डिग्निटरीज हैं उनको तो मिलती है क्लास, लेकिन जो मनशियात का मुलजम 9C का होता है उसको ना तो जेल में क्लास मिलती है, ना उसको प्रोडक्शन आर्डर मिलता है एज पर लॉ। अच्छा, तो खरल साहब मैंने इलेक्शन कमीशन पे भी आना है, ये इसी टॉपिक के हवाले से हमने 2 बातें करनी है। बाबर डोगर साहब, आप पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सभी लोग आर्मी एक्ट के हक में वोट देंगे, तो फिर ये सब क्या है, ये हंगामा सा क्यों बर्पा किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कर दिया जाएगा। बात आपकी मुझे 100% दुरुस्त लगती है, मगर फिर ये क्या हो रहा है, मुलाकातें, ये स्टेटमेंट्स कि इमरान खान नहीं होने दे रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और हुकूमत भी खुद कहती है कि अक्सरियत की यानी सादा अक्सरियत की जरूरत है और हुकूमत के पास वो है, तो फिर भी ये भाग दौड़ ये सब क्या है। उसामा साहब आप भी बोले बादशाह, आप मुझे बताएं कि जब नवाज शरीफ लाहौर आए थे तो शहबाज शरीफ की गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची थी? नहीं ना पहुंची। उसके बाद सेनेट का जब ये सेनेट चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आई तो बंदे पूरे हुए कि नहीं हुए? हालांकि अपोजिशन के पास 67 लोग थे, हुकूमत के पास 37 लोग थे, लेकिन इसके बावजूद बंदे पूरे हुए। मैं आप तो ये सादा अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर तो 2/3 अक्सरियत भी चाहिए हो, अगर आईनी अमेंडमेंट भी चाहिए हो, तो ये फिर भी बिला मशरूत बाग को वोट डालेंगे। ये तो यहाँ पर सजदों में पड़े हुए हैं, ये तो दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह जी किसी तरीके से ये आईनी तरमीम हो और हमें वोट डालने का मौका मिले। हम भी जाकर ये कहें कि जनाब देखें हमने वोट डाला है सर, हम हुकूमत से एक हाथ आगे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान पीछे है जनाब, हम आप इमरान खान से आगे हैं, इमरान जो है वो ढीला पड़ा हुआ है। हम तो हमें जब कहेंगे हम वोट डाल देंगे। और सर ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये कंटेनर पे चढ़कर ये जब अपने घर पर बैठकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब कंटेनर पर चढ़कर तकरीर कर रहे थे और कहते मुझे 6 महीने दे दो, 6 महीने में पाकिस्तान की किस्मत बदल दूंगा, ये किसको कह रहे थे? जरदारी साहब को बता दे वो क्या कहते थे? इदारों को कह रहे थे। नहीं, जरदारी साहब ये कहते थे मैं तजर्बाकार हूं, आपने गलत किया है, उसको आपने ये आर्मी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं सियासत में। जो है वो तो चाह रहे हैं कि मुझे कहें, वो तो भागकर आकर सर चूम कर वो वोट डाल के आएंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं तो जरदारी साहब का बयान है, डोगर साहब की अपोजिशन जो है ये थोड़ा सा जरदारी साहब का बयान भी थोड़ा सा मैं बताता हूं। ये तो सिर्फ फुर्तियां इसलिए जरदारी ने भी हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अच्छा, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। एक बात फिर और बता दें, मैं खरल साहब पर आता हूं। खरल साहब आप वो एक जुमला बोल दें। अच्छा, मैं सिर्फ ये कि आप शहबाज शरीफ का आ रहा, उसके बाद उनके पास जरदारी साहब ने भी यही कहा कि आप ऐसे बंदे को ले आए हैं, वो खुद उन्होंने कहा, उनका आप ऐसे बंदे को लाएं जिसको पता ही नहीं है, हम तजर्बेकार हैं, हम इससे ज्यादा अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, आपका यानी उनका भी इशारा आ गया दोनों पार्टी। मैंने भी इलेक्शन कमीशन पर आना है, जल्दी से बाबर साहब आपको बात कहना चाह रहे थे अभी। सर मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा था, उन्होंने आज फिर कहा कि मैंने अगर एक धेले की भी करप्शन की हो ना तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, एक बात पूरी, आप लंदन में है ना, गार्डियन और मेल दोनों में आपके खिलाफ स्टोरियां छपी हुई हैं, दोनों ने आपको करप्ट कहा है, दोनों ने कहा कि आपने कमीशन खाई हैं, दोनों ने कहा कि आप इलीगली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हैं।
जाएं उनके खिलाफ कोर्ट में, खाली लीगल नोटिस से कुछ नहीं बनता। आप वहां पर है शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ जाएं, अखबारों के खिलाफ हरजाना करें और पैसे कमाएं। कौन रोक रहा है आपको? आपके दामाद वहां पर बैठे हुए हैं, ये एमएम आलम रोड पर उनका प्लाजा है। आप बताएंगे आपने उनको कैसे छुड़वाया था, किस तरह से एंटी करप्शन जो थी उसके जरिए से वो जो नवीद कामरान था जो CFO था, उसको किस तरह से आपने पकड़वाया, किस तरह से उसको पागल करने की कोशिश की, किस तरह से नैब ने उसको रिकवर किया। ये सारी दास्तानें तो लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है। आप किसको कह रहे हैं कि ना मैंने खाना भी खाया हो तो, या मेरे बेटों ने या रिश्तेदारों ने खाया हो? कसम खाए अपने दामाद की उसने पैसे नहीं खाए, अपने बच्चों की कसम खाए कि उन्होंने पैसे नहीं खाए। कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, सारी कौम को पता है। जब नैब के सामने जाते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि मेरे बेटों से पूछो, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। बेटा जो है, एक बेटा दूसरे पे डाल देता है, दूसरा बेटा मुल्क से दौड़ जाता है, और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कहते हैं कि जनाब मैंने एक झेले की करप्शन की हो। एक सवाल का जवाब नहीं आपने दिया अभी तक नैब को कि ये जो सारा पैसा आया, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये जो चिट्ठियां बनी, जो आपके सामने सारा रिकॉर्ड रखा गया, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। चले बाकी छोड़ दें, उसके जवाब तो दे दे कि वो टिटियों की हकीकत क्या थी, वो किसके नाम लगती रही हैं, क्यों लगती रही हैं, क्या अवामिल थे, ये सारी चीजें बताएं ना कौम को। नैब तो बता रही है, इतने बड़े पर्चे आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि जनाब मैंने एक धेले की करप्शन की हो। धेले की करप्शन आपने नहीं की, ये तो मैं भी गवाही देता हूँ, ये खरल साहब भी गवाही देते हैं। धेले की करप्शन नहीं की, जो करप्शन की है ना वो अरबों रुपयों में है, धेलों में नहीं है। मैं तो सिंपल है, गार्डियन ने आपके खिलाफ खबर छापी, मेल ने छापी, बिल्कुल बड़ा अहम पॉइंट है। और रिपोर्टर जब वहां पहुंच रहे हैं, रिपोर्टर ने ट्वीट किया है कि आ रहे आपको इंतजार कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, मेरा मुकाबला करें। वो रिपोर्टर चैलेंज कर रहा है। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी केस आपने करना था, वो कई दफा कह चुके हैं। शहजाद अकबर साहब के खिलाफ भी उन्होंने जाना था। अच्छा ये बताएं अच्छा थोड़ा सा साहब इसी के जल्दी से, अब शहबाज शरीफ चला कितने हैं? शहबाज शरीफ कहते हैं मैंने धेले की करप्शन नहीं की, नवाज शरीफ कहते हैं मैंने दमड़ी की करप्शन नहीं की। वो कहते हैं एक दमड़ी, वो दमड़ी और ये धेला दोनों इसी का राजल वक्त नहीं है। इतने चला गए बड़े ना, पौंडों में नहीं की, रुपयों में नहीं की, वो नहीं कहते, डॉलरों में नहीं की, झूठ नहीं धेलों की बात करते हैं जो सिक्का राजल वक्त। अच्छा इसके बाद साथ सुन ले, देखें आप मुझे सिर्फ ये बता रहे हो उसामा साहब, शहबाज शरीफ साहब ने अगर करप्शन नहीं की, सलमान शहबाज ने करप्शन नहीं की, अली इमरान ने करप्शन नहीं की, हमजा शहबाज ने करप्शन नहीं की, फवाद हसन फवाद ने करप्शन नहीं की, आर चीमा ने करप्शन नहीं की, नुसरत शहबाज का कोई काम नहीं, अरबों रुपए उनके खाते में भी आ रहे हैं। तमीना दुरानी साहब के नाम पे सौतन जो है उसके पैसे आके तो सौकन उसका कभी खरीदती है, हमें तो नहीं कभी देखा इतना अच्छी आइडियल जो सिचुएशन है। मुझे ये बताएं कि जो इनके ड्राइवर्स के नाम पे आए हैं, मुश्ताक चीनी से वो 80 करोड़ के खाता है, हमजा कहता है, सलमान कहता है, सारा रिकॉर्ड दे रहा है। सलमान कहता है कि मैंने 80 करोड़ इससे लिया गरीब बेचारे मुलाजिम से, 60 करोड़ इसका देना है, 20 करोड़ उसने मुझे दिया। अब सुन ले, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का खान सामने और मुलाजिम जो है 2-2 अरब के उनके नाम पे निकल रहे हैं पैसे 1988 से। उसामा से बाद में कह रहा हूं 1988 से लेकर आप बड़े लीगल नोटिस देते हैं, मुझे तो दे, मुझे भी दे। 1988 से लेकर 1993 तक आपके घर 180 एच, 181 एच, 96 तो ईंट उसकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से बनी है ना। उसकी टीटियां किसके नाम लगी हैं? मरहूम अब्बास शरीफ की अहलिया अब सबिया अब्बास के नाम। आपकी वालदा मोहतरमा हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, मोहतरमा शमीम के नाम, कलसूम साहिबा जो मरहूम है उनके नाम, इनके जितने अफराद 43 अफराद हैं घर के, उनके नाम पे टीटी का खेल 88 से शुरू हुआ। आप चैलेंज करें। अब्बास जो है वो कहते हैं कि जनाब ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना ये मरियम नवाज ने की। मरियम नवाज जो है वो ये कहती है कि जो मुझे नहीं पता मेरे वालिद को पता है। नवाज शरीफ को पकड़ा जाता है, वो ये कहते हैं कि जनाब मुझे नहीं पता, ये तो मेरे बेटों को पता है, और बेटे दोनों बाहर हैं। आप अंदाजा लगाएं कोई बंदा जवाब देने को तैयार नहीं। पैसा पड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का सारा रिकॉर्ड सामने है, और लेकिन उसको मान कर अजीब इत्तेफाक है। जब ये गए थे सऊदी अरब में, नहीं अहम बात, सऊदी अरब में गए थे, हमजा शहबाज को बतौर ग्रंटर रख के गए थे। अभी फिर वही सिचुएशन है, वही केसेस है, मजीद तो अरबों की एडअप हुआ है। अब देखें, अली इमरान को नोटिस होने से पहले वो गायब हो गया, सलमान शहबाज को नैब ने नोटिस दिया, वो गायब हो गया। मियां मसूद जो इनका मेन जो बंदा था, अरबों का जो कैश था संभालता था, उसको नोटिस हुआ, वो जिंदगी में पासपोर्ट उसने कभी नहीं बनवाया था, वो अचानक पासपोर्ट बना के गायब हो गया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार को मामला, वो गायब हो गया। हुसैन नवाज वो गायब हो गया। हसन नवाज आने के लिए तैयार नहीं है।
ख्वाजा जो शहबाज शरीफ साहब है वो अचानक से वो गायब हो गए, नवाज शरीफ गायब हो गए, नासिर का कैरेक्टर वो भी बाहर निकल गया, वो खैर किसी और के साथ। तो लेकिन मामला ये है कि आप फेस करें ना, क्या नैब कैलबरी खैर फाउंड में आपकी तरह जाली ट्रस्ट डीड तो उन्होंने दी? अच्छा, उन्होंने कैलबरी फाउंड का तो नहीं बनाया, सारी चीजें नैब के रिकॉर्ड पे है, उसका जवाब नहीं देते। सही है, उसका जवाब नहीं देते। एक एक चीज जो उन्होंने बताई है कोर्ट में जज साहब क्या जाएगा या खुदा का नाम है रेलेवेंट बात करें, जो आपसे सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। वो बार बार कहते हैं कि मैं आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है ना उसका जवाब। मेरे सवाल का जवाब एक छोटा सा, नैब के हवालात के सेंटर में जो मैं गया हूँ वहां पे नैब के अफसरान जो हैं वो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने खुदा के लिए इस बंदे से हमारी जान छुड़ाएं। हम इस शहबाज शरीफ से सवाल करके 8 घंटे जवाब के लिए इंतजार करते हैं। वो कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। अच्छा, कभी उस पर भी आ जाएंगे। मुझे बताएं, जरदारी साहब की बात कर लें आप। आसिफ अली जरदारी साहब तो खैर अपनी जमानत की दरखास्त देना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चों ने उनको मना लिया, बड़ी बात है। और बिल्कुल यहीं से कहानी बिल्कुल शुरू हो जाती है। बाहर नहीं जाना चाहते, हाँ जी, वो भी नहीं जाना चाहते, दरखास्त नहीं, अब वो अमेरिका नहीं जाना चाहते, अब वो उनको बताया जाए अमेरिका चले जाए, अंदाजा लगाए। बोर्ड बनता है साहब, हद हो गई कि पहले जनाब बाबूजी मियो अस्पताल से घर नहीं जाना चाहते थे, सर्विस अस्पताल से घर गए हैं, पहले जेल से अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, अस्पताल से घर नहीं जाना चाहते थे, घर से लंदन नहीं जाना चाहते थे, अब लंदन से अमेरिका नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात मुझे बताएं, बीमार ज्यादा कौन है? जरदारी साहब ने जो दरखास्त दी है उसमें लिखा है कि मुझे दिल की बीमारी लाहक है और 3 स्टेंट भी डाले जा चुके हैं, शुगर का मर्ज है, शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत है, लिहाजा इलाज के लिए ज़मानत मंजूर की जाए। तो नवाज शरीफ साहब को भी कमोबेश यही प्रॉब्लम्स हैं, सेम उनका भी वही। उसामा साहब, अगर आपको याद होगा, नाज़रीन भी हमारा रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर और ब्रूनेई में बहुत ज़्यादा, चूँकि हमें फीडबैक भी आता है। उसामा साहब जी जी, ये उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी के वाले से बड़ी हाई पे क्रिएट हुई है, कभी प्लेटलेट्स के वाले से 2000 पे आ गए, ये हो गया, वो हो गया, अंजाइना का अटैक हो गया, पता नहीं क्या क्रिटिकल सिचुएशन। अच्छा, अब मामला ये उस वक्त भी मैं आपको पता है बार बार कहता था कि जरदारी साहब की तबीयत एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ के ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, उस वक्त जरदारी साहब ने क्या कहा था कि ना मैं ज़मानत के लिए नवाज शरीफ की तरह अप्लाई करूँगा और मैं जब तक मुझे बेगुनाह नहीं किया जाएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर एक और बात है उसामा साहब, जरदारी साहब 11 साल जेल रहे हैं, ठीक है, जैसे भी है, इनकी आपस में घूमते थे। उस वक्त इमरान खान साहब तो नहीं थे जिनको ये इंतकामी कहते हैं, उस वक्त भी जरदारी साहब ने मर्दों की तरह जेल काटी थी। आपको पता है इनके ऊपर मंशियात का केस डाला था नवाज शरीफ ने, और जरदारी को पंजाब की जेलों में बंद किया गया। फिर जिस तरह से केस बनाए गए इनको, और जस्टिस क्यूम से जिस तरह फोन करके वो भी चश्मे फलक ने देखा कि इतना फिक्स करना है, इतनी सजा देनी है, अब वो फोन, अब मामला सिर्फ ये हमने ये कहा था, ये आप बताते रहे हमें जी, अब ये आप हमें बताते रहे, मैं उसे भी आ रहा था, करप्शन हुई है सिंध में जो लैंड मैं वो तो ये उसका करप्शन तो मैं कह रहा हूं, मैं तो इसके ऊपर आपको बताऊं उसामा साहब, फिर आप कहेंगे अपनी बीच में बात आ गई है। अच्छा, मैंने 2015 पे ओमनी ग्रुप का सारा ये खाता दिखाया। 2015 और 16 में हुसैन लवाई साहब ने मुझे रब्ता किया ARY के मालकान से और दफ्तर में, उन्होंने कहा जी मैं क्या हर तरीके से ऑफर करने की कोशिश की, मैंने उसको रिफ्यूज किया। उसके बाद उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मेरे खिलाफ 9 साउथ कराची में इस्तगासा किया, 4.25 साल हर महीने में पेश होता रहा, और वो पूरी पर 17 में नैब में मैं गया, नैब ने JIT को ये मामला 18 में रेफर किया, सुप्रीम कोर्ट में FIA में मुद्दई बना। ये उस चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस मैंने 4 साल तक वाले का पेश हुआ। अब अरबों रुपए की करप्शन की है, मामला ये है डॉक्टर साहब, अरबों रुपए की करप्शन जरदारी साहब उसके फ्रंटमैनों ने ओमनी ग्रुप के जरिए की। सुन ले, अब नवाज शरीफ साहब जो है वो मुजरम है, सजा याफ्ता है। अगर वो बाहर जा सकते हैं, अगर वो बाहर जा सकते हैं तो क्या जरदारी साहब को? ये सवाल बाबर साहब देखिए, अगर मुजरिम जा सकता है तो मुजरिम को इजाजत है। मैं नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं, बड़े सख्त इनके खिलाफ हैं दोनों के, वो कह रहे हैं जी मुजरिम को भी जाने दें, अभी इनको सजा तो नहीं हुई। देखिए उसामा साहब, अगर बोर्ड बनेगा फैसला तो कोर्ट ने करना है, अगर कोर्ट उनको बेल नहीं देती तो कल आप देखिएगा यही पीपल पार्टी जो है ये सारे पाकिस्तान के मीडिया में शोर मचा रहे होंगे कि जी सिंध वालों के साथ और ट्रीटमेंट है और पंजाब वालों के साथ और ट्रीटमेंट है। सिंध का ये जिस तरह पहले कहते थे कि सिंध के प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी जाती है और पंजाब का प्राइम मिनिस्टर जो उसको बाहर भेज दिया जाता है। अब मियां साहब जो थे वो उनको तो सजा हुई है,
उसके बावजूद उनको बाहर जाने की, उनकी बेल भी हो गई, बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई। और अगर जरदारी साहब को बेल नहीं मिलती या इजाज़त नहीं मिलती तो फिर आप देखिएगा कि फिर पार्टी जो है वो तो आराम से बैठने वाली नहीं है। लेकिन और तो आपने नवाज शरीफ को बाहर क्यों भेजा? जब वो सजा याफ्ता है, यहाँ पे इलाज भी हो सकता है, बोर्ड की जाली रिपोर्टें भी सामने बाद में बात अब ग्राउंड तो बन गई है, तो घर बैठे हुए तो बन गई है। नवाज शरीफ साहब घर बैठे हुए, उसामा साहब अच्छा मेरी भी बात सुन लेना। अब उनका उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो तो बिल्कुल उस तरह का हो रहा है। जाती मुआलिज भी उस बोर्ड में शामिल किया जाएगा, हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया है। और फिर जब पहले से प्रेसिडेंट मौजूद है और तो उसके बाद फिर जाहिर है अदालत देखेगी कि भाई वही ग्राउंड्स यहां पर है, जाती मुआलिज अब इनका भी साथ शामिल है। अदालत बिल्कुल जरदारी साहब जा रहे हैं, मैंने कह दिया था वो जा रहे हैं। मरियम साहिबा भी बाहर जाएंगी। जब मैं क्या अचानक एक हाइप क्रिएट होगी, वो भी चली जाएंगी। पासपोर्ट अदालत के पास बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। नवाज शरीफ साहब को हेल्थ ग्राउंड पर अदालत पहले 3 हफ्ते की बेल दे चुकी है कि आप 6 हफ्ते की कि आप घर जाएं, अपना इलाज करवाएं। हालांकि वो कन्विक्ट थे, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बेल ली, फिर उनका नाम ECL से निकाला गया, उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई। तो एक प्रेसिडेंट तो कायम हो चुकी है। अच्छा वो बीमार है, बोर्ड सर इतना जवाब दे। डॉक्टर साहब बीमार है नवाज शरीफ साहब? देखिए वो हॉस्पिटल में खैर साहब, देखिए जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक बीमारी की बात है ना, वो हार्ट और ये वो बीमारी का तकाजा है ना। लेकिन जो प्लैनेट्स वाली कहानी है ना, वो जो 2000 तक आई, ये कहानी हजम नहीं सिर्फ बात ये कहानी नहीं हजम हो रही। और गे वो इसी बुनियाद पर है, हार्ट की बुनियाद पर नहीं। अच्छा यूके वो प्लैनेट की बुनियाद पर है, घर पे बैठे हुए, हॉस्पिटल तो नहीं है। जब हॉस्पिटलाइज ही नहीं है वो, तो इसका मतलब ये है कि पूरी कौम मुझे एक को बात बेवकूफ बताएं, बना दिया पहले तो ये कहा जाता है फौरी तौर पर यूके भिजवाया जाए, वो अपनी ट्रीटमेंट कराएं, वहां पर वो शॉपिंग करते बताया टेस्ट, वहां पर प्लेनेट का क्या इलाज किया जा रहा है, कोई रिपोर्ट आई, मेडिसिन दी जा रही है, कोई पता नहीं कोई चीज सामने नहीं। डॉक्टर इलाज कर रहा है। एक मुझे बताएं, जिस दिन से यूके गए और आज तक उनके प्लैनेट्स कितने हैं, कहाँ हैं, ऊपर गए, नीचे गए, दरमियाने हैं, कहाँ हैं, कुछ पता है किसी को? कुछ नहीं पता। तो फिर जरदारी साहब को आप कैसे रोक सकते हैं? बता नहीं रहे। फिर जरदारी साहब को आप कैसे रोक सकते हैं? और सिंध मुझे तो कोई खास वजह नहीं। अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज है, मेरा एक सवाल है, क्या इस दफा फिर इमरान खान साहब ये कहेंगे कि जी वो मेडिकल बोर्ड ने तो मुझे कहा था कि वो इतने बीमार है कि वो अस्पताल नहीं रखा जा सकता? मेडिकल बोर्ड कहेगा, मैं डॉक्टर साहब के कंट्रोल में मेडिकल बोर्ड ऐसे कहेगा जैसे PTI में हुकूमत मरकज में भी थी, पंजाब में थी। अगर वो बोर्ड कह सकता है तो सिंध में तो हुकूमत ही पंजाब पीपल्स पार्टी अभी इस्लामाबाद, अभी सिंध में भी बोर्ड के बाद उनका जाती मालिक नहीं अभी तो अभी वहां पर जाएंगे, सिंध में जाएंगे, वहां पे बोर्ड बनेगा। एक इधर बोर्ड बनेगा, बोर्ड खेला जाएगा। बेल जो होनी है ना, वो पिम्स मेडिकल जो बोर्ड बना उसकी बुनियाद पर डॉक्टर ही की माननी पड़ेगी ना। अगर बेल से पहले वो सिंध शिफ्ट हो जाते हैं, तो अगर पंजाब में हुकूमत तो PTI की थी, मरकज में PTI की थी, अगर पंजाब की हुकूमत नवाज शरीफ के हवाले से रिपोर्ट उनकी फेवर में दे सकती है, तो इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब जनरली लोग बैठे हैं, इन्वेस्टर, अगर वो जनरली बीमार हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि मेडिकल बोर्ड उनको रिकमेंड कर देगा। देखिए जरदारी साहब के फाइनेंसर, इन्वेस्टर और सिंपैथाइजर बड़े बैठे हुए इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद बैठे हुए ना, तो वो बोर्ड को मैनेज नहीं कर सकते। अभी जो लग रहा है दोनों पर करप्शन कर सकते हैं। पैसा कौन लेके आएगा? ये जो खाया गया जो जरदारी साहब के पार्टनर, उनके ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के फाइनेंसर, उनके ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और इसके बाद बात करेंगे परवेज मुशर्रफ साहब की कि क्या उनके साथ भी फिर ऐसे ही सलूक होगा जो ये पार्टीज चाह रही हैं कि इनके रहनुमाओं के साथ हो, या उनके लिए कोई पैमाना या फर्क चाहते हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत के बारे में और क्या उनको बाहर जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अब मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर इलाज करवा रहे हैं तो लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी यही हक हासिल है। लेकिन ये दोनों पार्टियां तनकीद करती हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब पर, और जब वो बाहर गए तो नून लीग के बहुत से लोगों ने कहा कि देखिए ये बाहर चले गए। वही बातें जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब की जाती हैं तो सख्त नाराज़गी का इजहार किया जाता है नून लीग की तरफ से, जबकि यही बातें परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से की जाती रही हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी करते हैं। अब खरल साहब 5 दिसंबर तक कहा जो स्पेशल कोर्ट है जिसका फैसला महफूज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया था कि वो फैसला ना सुनाया जाए जब दरखास्त गई, लेकिन 5 दिसंबर तक का वक्त था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें।
अब वो बयान रिकॉर्ड करवाने को तैयार है, लेकिन एक दिन में क्या ऐसा हो सकेगा कि वीडियो लिंक का, वो तो समझ रहे हैं कि जिसने आना है यहाँ के बयान रिकॉर्ड कर ले और देख ले कि मैं किस हाल में हूँ, तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि वो बहुत बीमार है। उसामा साहब, नाज़रीन भी ये स्क्रीन पे तस्वीर भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियो वायरल है, जिसमें वो बोल रहे हैं जिस तरीके से, वो पता चल रहा है कितने वो शदीद बीमार हैं, अलील हैं। एक तो ये साफ पता चल रहा है। जो उन्होंने बयान जारी किया और जो उनकी बात है, मैं समझता हूँ वो भी एक फंडामेंटल जो हमारा एक राइट है हर पाकिस्तानी शहरी का, आर्टिकल 10A जो अभी आपने वेरीफाई करके बताया मुझे कि फेयर ट्रायल का हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। अब उनकी बड़ी जायज़ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो कह रहा है कि मेरे वकील सलमान सफदर को भी इवन के नहीं सुना जा रहा। फिर वो कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ। अब जो उनकी तबीयत है, जिस तरह वो कहते हैं अचानक मेरी आंखों के आगे जिस तरह अंधेरा है और जिस तरह मुझे एकदम से मुझे पता चला यहाँ पे मैं हूँ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं सिपा सलार रहा हूँ पाकिस्तानी फोर्सेस का, और फिर उसके बाद मैंने जंगें लड़ी हैं और मैंने कोई आइन से गद्दारी नहीं की और इस तरह की चीज़ मैं सोच भी नहीं सकता। और साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है उसामा से, पहली बार ये है कि वो ठीक है, जहाँ उनके पास चीफ एग्जीक्यूटिव भी वो थे, बैक वक्त वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, अपने आप को एक्सटेंशन भी उन्होंने दी, लेकिन उसको लेजिटिमेट किसने किया? उसको तौसीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या नहीं दी? क्या उसको हमारी पार्लियामेंट जो है उसने सारों ने हाथ खड़े करके उसको तौसीक नहीं दी? दो चीजें हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे ये बताएं कि 10 साल जो बंदा इतनी ताकत उसके पास हो, 10 रुपए की करप्शन उनके ऊपर आप बता दें कि 1 रुपए की करप्शन का उनके ऊपर कोई इल्जाम हो, 1 रुपए की करप्शन का, यहाँ पर 10 साल अगर बंदा रहे और जरदारी और ये जो नवाज शरीफ की छोटा सा लेकिन और साथ उनको ये इमरजेंसी का मशवरा किसने दिया? जाहिद अहमद ने मशवरा दिया, और वो किसके? कानून इंसाफ के वजीर थे, नून लीग के वफाकी वजीर। फिर उसके बाद जो फवाद चौधरी उनके तर्जमान बने हुए थे, दानियाल अजीज जो है वो मुशर्रफ के करीबी थे, और बहुत से उनकी कैबिनेट के जो लोग थे, जुबैदा जलाल साहब, सबसे बड़ा सवाल जो है बदनीयती इससे सामने आती है कि आपने 3 नवंबर की इमरजेंसी पे आर्टिकल 6 क्यों लगाया? आप क्यों नहीं 12 अक्टूबर 1999 से लगाते? असल सवाल तो ये है, 12 अक्टूबर से लगाओ और फिर उस जुडिशरी को भी पकड़ो जिन्होंने LFO के तहत हलफ लिया, उस जज को भी पकड़ो जिसने जनाब उनके इस गैर आईनी इक़दाम को आईनी करार दिया, जिसने एक मिनट नाम लेना इफ्तिखार चौधरी साहब, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिसने ये कहा कि जनाब आप एक आईनी तरमीम भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट है जो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास अपने पास नहीं है, वो एक डिक्टेटर को कैसे दे सकता है? उस पे भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जहांगीर तरीन थे, चौधरी बरादरान थे, MMA थी, MQM थी, इन सबको कटहरे में लेके जाना चाहिए। वो तमाम लोग जिन्होंने उसको असिस्ट किया, उस सबको लेके आए ना कटहरे में। ये क्या बात है कि आपने एक बंदे को पकड़ा हुआ है? या तो सारे बंदे हैं उसमें, इसलिए नहीं आते। सुन ले मैं सर, ये नवाज शरीफ सबसे पहले आते हैं जिन्होंने हवाओं में जहाज था, सुन ले, हवाओं में जहाज था, एक गैर आईनी तरीके से एक आर्मी चीफ को बनाया, अपना जो पपड़ी जोन का बन गया था, PTV पे कब्जा कर लिया, और यहां से एक अहम बात बता रहा हूं, एलीट फोर्स के जवान नवाब शाह एयरपोर्ट पहुंचे जहाज पे, उस वक्त IG सिंध राना मकबूल था, नवाब शाह रेस्ट हाउस पे जहाज का रुख मोड़ा गया, एलीट फोर्स को कहा गया जब यहाँ आर्मी चीफ उतरेंगे आप उनको गिरफ्तार करना है। वहां पे तो भला हो, उस वक्त जो मशकों पे सारी फौज निकली हुई थी, वहां पे आई फौज के थोड़े से लोग थे ट्रक में भर के, तो उन्होंने अपने सर्विंग जो सिटिंग आर्मी चीफ है एलीट फोर्स के जरिए उसको गिरफ्तार करना चाहते थे, वहां पे जहाज खड़ा था। मामला ये है कि ये सबसे पहले नवाज शरीफ उसमें गिरफ्तार होगा, पॉइंट जो है ना उनके खिलाफ ये जो इमरजेंसी का चक्कर चलाया जा रहा है, ये तो सेकंड फेज है, छोटा मामला है। ये जो था ना, आप मुझे एक बात बताएं, वो बंदा जिसने मुशर्रफ के मार्शल को वैलिडेट किया, जिसको ये अख्तियार दिया कि जनाब तुम आइन में तब्दीली भी कर सकते हो, जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चौधरी, मेरा मतलब है वो बंदा जो उसके मार्शल को वैलिडेट कर रहा है, उसी के सामने ये केस लगाया जा रहा है। असल में तो उसको बचाया जा रहा था। अगर ये 12 अक्टूबर से स्टार्ट करते तो मुशर्रफ साहब के बाद जो सबसे पहले जिस बंदे ने पकड़ा था वो तो चीफ जस्टिस था उस वक्त का। उसके बाद ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज,
आप नेम एनीवन, मीर जफरुल्लाह खान जमाली, चौधरी बरादरान, MQM, MMA, ये जितने सियासत है, जहांगीर तरीन, दानियाल अजीज, खुसरो मुख्तियार, जफरुल्लाह जमाली, जाहिद हामिद, ये सारे, जुबैदा जलाल, ये सारे उनके साथ इन सब पे आर्टिकल किया ना, हाथ खड़े करके सुन ले सर। तो ये सारे सब पे आर्टिकल लगता है। सबसे पहले फंसना था नवाज शरीफ साहब ने, जिसने अपना एक गैर आईनी काम किया और उस वजह से ही उसको लेजिटिमेट नहीं किया गया। वो आर्मी चीफ का वो बिल्ले बाजार से खरीद रहे थे। क्या चाहिए? यानी आर्मी चीफ के जो बैच है अगर आप वो बाजार से ढूंढ रहे थे। अगर आप नेक नीति से आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं तो फिर 12 अक्टूबर से लगाया गया, जिस दिन आइन को एब्रोगेट किया गया था, जिस दिन एक डिक्टेटर ने कब्जा कर लिया था, उस दिन से लगाए। डिक्टेटर ने कब्जा तो बाद में किया था। टॉपिक पे रहे ना, टॉपिक की बात आ रही है। उसमें आगे आ जाए, उसमें फिर पकड़े ना सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आए, सारी ये ANP भी आएगी, MMA भी आएगी, जमात इस्लामी भी आएगी, मौलाना फजलुर रहमान भी आएंगे, ये सारे ही आएंगे, आए सारे कटहरे में, बताएंगे ये किस कैपेसिटी में रिपोर्ट करते रहे। सारे को जिन्होंने वैलिडेट किया सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं या इफ्तिखार चौधरी, पहले पार्लियामेंट ने भी किया, पार्लियामेंट फिर बाद में आ जाती, सारी इसमें जमाते थी, सारे हैं सबको। ये क्या बात हुई कि जब एक डिक्टेटर आता है और उसका जो इस्तकबाल करने वाले हैं वो सारे बाद में हाजी बन जाते हैं। वो भी तो फर्क क्या है? इमरजेंसी का छोटा केस ये बनाते हैं, मैं नहीं चाहता छोटा केस बनाते हैं इमरजेंसी पे गद्दारी। तो 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने जो गैर आईनी इक़दाम किया था वो तो साबित हो गया ना। अगर वो आईनी होता तो नवाज शरीफ रिस्टोर हो जाता वज़ीर आज़म, वो आर्मी जो मुशर्रफ है उनको उनका इक़दाम जो है गैर आईनी करार दे दिया जाता। सर बाबर डोगर साहब की खबर है, तो उनके खिलाफ जाता था। ठीक है, बाबर डोगर साहब वो खामोश है वहां पे। बाबर डोगर साहब की खबर है, वो रह जाएगी और काफी तफसील उसकी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इतने चंद मिनट में किस तरह से इसको समअप कर सकते हैं बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह लाहौर में होने लगा है, पैसे ख़त्म हो गए, ख़जाने खाली हो गए इस ट्रेन को बनाने में, अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जनाब इसको चलाया जा रहा है, तो आप क्या खबर ले आए? इसमें तो खुश होना चाहिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं इस पर। अच्छा उसामा साहब, ऑरेंज लाइन पे नहीं, ये जो मेट्रो जिस पर शहबाज शरीफ कहते हैं मैंने एक दमड़ी की करप्शन की है, ये उसका सारे ऑडिट पैराज पिछले 8 साल के पेंडिंग ऑडिट पैराज हैं जिनकी मालियत 4.5 अरब रुपया है। खैर साहब, अब आप समझते हैं ये PAC का चेयरमैन क्यों अपना लगाना चाहते हैं? लग गया नहीं, ये पंजाब में ये ऑडिट पैरा जो है 4.5 अरब मालियत के, आप तोड़ के हैरान रह जाएंगे। करप्शन की दास्तानें आ रहे हैं ना। बस रैपिड ट्रांजिट की बात कर रहे हैं जी, ये मेट्रो की लाहौर मेट्रो अभी मुल्तान का चटखटा मैं कल खोलूंगा, ये सिर्फ लाहौर का है, 4.5 अरब रुपया। 4.5 अरब रुपया। इसमें सर आप अंदाजा लगाएं कि मेट्रो बस सर्विस जो है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था ये इन्होंने एक कंपनी को दिया जिसके जिम्मे इसकी मेंटेनेंस थी और इसकी इंश्योरेंस थी, वो था 2 अरब रुपए का ना। अभी तक 8 साल गुजर गए हैं, उसकी इंश्योरेंस ही नहीं हुई। 8 साल गुजर गए हैं। फीडर बस और ये मेट्रो लाहौर 2 अरब रुपया दे दिया, 2 अरब रुपया दे दिया हुआ है, इंश्योरेंस आज तक नहीं हुई, जिसकी मद में तकरीबन 44 करोड़ रुपया वो कंपनी खा गई है। और उसके बाद मेंटेनेंस का बहुत ही बुरी हालत है, एलिवेटर खराब, जनरेटर खराब। 100 एलिवेटर्स हैं, 100 एलिवेटर में से 30 खराब पड़ी हुई हैं और उसकी मद में भी, एलिवेटर्स की मद में मैं आपको बताता हूं कि वो सब स्टैंडर्ड है और उसकी मद में 8 करोड़ रुपया कंपनी एक खा गई है। उसके बाद जिस कंपनी का काम था इनको पेट्रोल फराहम करना, उसके साथ जो एग्रीमेंट किया गया, उसको कैश जो पेमेंट की गई वो थी 48 करोड़ रुपया। 48 करोड़ रुपये का चूना लगा इसमें। चूना कैसे लगा है कि उनके साथ जब एग्रीमेंट किया गया तो उसमें एस्केलेशन अमाउंट भी रखी गई, अगर पेट्रोल की कीमत आगे जाती है तो वो एस्केलेशन अमाउंट दरमियान होगी, लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है वो कोई शर्त है ही नहीं थी, वो कोई शिक ही नहीं थी। तो इस दौरान जब भी पेट्रोल की कीमत कम होती रही है तो उससे 48 करोड़ रुपए का लहदा चुना लगा है। मंजूर नजर कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, उनसे उनको अंधाधुंध एडवांस पेमेंट दी गई और उस सिलसिले में जो मेंटेनेंस में एक जगह पे इंश्योरेंस में 19 करोड़ का नुकसान हुआ, एक जगह पे आप यहाँ से लगेंगे सब स्टैंडर्ड जो एस्केलेटर थे उसमें तकरीबन जो 8 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 10 मिलियन का नुकसान हुआ, 65 लाख रुपए जो थे वो खाए गए, वाटर कूलर, फ्लड लाइट्स और ये वो सारा मेट्रो स्टेशन पे लगाए जाने थे।
4 अरब रुपए का चूना मेरे से भी सुन ले डॉक्टर 4 अरब तो आपने बता रही है, आगे सुन ले। अच्छा खैर साहब आगे सुन ले, ऑर्डर पैरा जो है ना, बात ये ऑर्डर पैरा जो है ना, ये वो हुकूमत कह रही कि जनाब आए और सेटल करें, और जो वो अब इस हुकूमत को भी दाद दें कि वही बंदा जो पहले था इस कंपनी का था, हेड था सप्तान फजल हलीम, वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, वो अभी भी वही है। लेकिन मेरा खैर साहब एक सवाल है, वो आप पूरी बात जरूर कीजिएगा कि वो तो कहेंगे जी हमें तो अब 1.5 साल हो गया, ये तो पुरानी बात सर 8 साल के हैं, 8 साल के हैं, 8 साल के हैं। ये लास्ट जो ये कंडक्ट हुआ है ये 16 जून को हुआ है। 4.5 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज हैं, ये सिर्फ नून लीग के दौर की बात कर रहे हैं। अच्छा खैरल साहब, अब 10-12 अरब की मुझसे भी सुन लें, ये तो ऑडिट वाले बेचारे 12 अरब तो सर वो सीधा सब्सिडी चली गई ना, वो उसको तो भूल गया, मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ। 2 कंपनियों को ठेका था, एक थी कार्लसन और दूसरी थी हबीब कंस्ट्रक्शन गालबन। अब एक ही मेट्रो के 1 किलोमीटर का अगर ट्रैक एक को 3 अरब दिया जा रहा है, जो उनकी मंजूर नजर फर्म है, तो दूसरी फर्म को जहाँ के एलिवेटर वो भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा है, उसको उसका फर्क करो 1.5 अरब दिया जा रहा है। एक तो ये फर्क है, इसमें करप्शन का आप हिसाब लगा लें। दूसरी बात, आजादी चौक के सिर्फ एक चौक की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे CMIT की अपनी रिपोर्ट है, उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन और हमजा वगैरह, और जो शहबाज शरीफ के पास वो गई और दराज में रख ली गई वो रिपोर्ट के अंदर कि किस तरह जो दुकानें हैं छोटी मोटी जो आगे बैठते हैं दुकानों के, उनको ज्यादा रेट दिए गए, कमर्शियल वालों को कम दे दिए गए अपने। अच्छा ये हो गया। उसके बाद अगला खौफनाक इंकशाफ ये नैब के लिए, बुजदार साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए, यहाँ ये डिपू जहाँ पे गज्जू मता जाता है ना, आपको ये मैं डॉक्यूमेंट के साथ बताऊं, कल नक्शा भी दिखा दूंगा, फर्दे भी दे दूंगा। अच्छा इसके लिए शहबाज शरीफ साहब को आज चीमा और फवाद ने एक मशवरा दिया कि क्यों ना आपको अरबों रुपए बनवा दें। शहबाज शरीफ साहब के नाम की जमीन सुन लें, उधर मोड़ दिया गया उसका डिपो, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट कल दिखाऊंगा, नक्शे भी दिखाऊंगा, और वो एक कंपनी को बेची गई शहबाज शरीफ के नाम की जमीन, कंपनी ने आगे अरबों रुपए से लिए, इस तरह के अरबों रुपए के खांचे। अच्छा मजे की बात, मैं ऑरिलाइन की 2-4 मजे की बातें बता देता हूँ। पहली चीज ये है कि उसका किराया जो है ना, वो अब इनको समझ नहीं आ रही क्या रखे। ये मेट्रो बस की बात, ऑरेंज लाइन की जो चलानी है 215 रुपए, ये अगर उसको चलाएं, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाते हैं तो 215 रुपए किराया बनता है, जो कि अफोर्डेबल नहीं है एक आम आदमी के लिए। और अगर ये 40 रुपए रखते हैं तो फिर उससे इनको सब्सिडी देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा जो इशू इनको आ रहा है, इन्होंने वो जो ऑटोमेटिक एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें पैसे डालेंगे और खुद ब खुद उससे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। वो 5 रुपए के सिक्के के अलावा किसी और को रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है, क्योंकि आप 5 का सिक्का डालेंगे तो वो उसको अब मान लेगा, उससे ऊपर के पैसों को नहीं मानता। बोरी भर के सिक्कों के जानी पड़ेगी। अब आपकी जेब में 40 रुपए के सिक्के, अगर ये 40 रुपए का सोच रहे हैं या 50 का सोच रहे हैं, अगर 200 का सोचे तो एक बंदा तो सिक्के फिर 200 का। और डेडिकेटेड ग्रेड स्टेशन बिजली का वो भी अभी नहीं लगा, बिजली की कमी है, वो लगा नहीं ग्रेड अभी। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। असल में बात ये थी कि एक प्लानिंग होती है कौम के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, मुल्क के लिए। ये सारी प्लानिंग थी सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए, अपनी जेबों के लिए और MNA MPS के लिए। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।